बूथ के कमरे में जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में फिर अखिलेश जी ने बताते हैं वहाँ के ऊपर कहा कि मुझे इसका सर चाहिए 24 घंटे में। वहाँ पर आपको कहते हुए सुना जा रहा है कि मैंने वोट आपने दिया नहीं है, मैंने वोट खरीदा है पैसे से। नहीं इस नहीं, पे आपका क्या? मुख्यमंत्री रहते रोजा अवतार भी करा देते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, हम मजार पे जाकर चद्दर भी चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमको अब वोट उनसे बड़ा कोई दूसरा हो जाता है, टोपी उतार देते हैं, तिलक लगा लेते हैं। कांग्रेस दिल्ली के गांधी परिवार की पार्टी, समाजवादी उत्तर प्रदेश के सैफई के यादव परिवार की पार्टी, बिहार में राजद लालू प्रसाद यादव परिवार की पार्टी, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने सरकार में रहते तंत्र को ठेंगा दिखाते हुए, कानूनों का दुरुपयोग करते हुए और कुछ संपदा हासिल की है। जनसत्ता संवाद में आज हमारे साथ हैं कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। देखो, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो व्यापारिक है, सामाजिक है, और राजनीतिक पृष्ठभूमि हम लोग मेरा कोई विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। बस लोकल की राजनीति में हमारे बाबा और चाचा लोग एक्टिव रहे हैं, और इससे अधिक सक्रिय राजनीति में मेरे परिवार में कोई नहीं था। आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? इसको या एक संयोग माना जाए कि आपने शुरू से ही मतलब जब आप कॉलेज में थे उसी समय से मन बना लिया था कि मुझे राजनीति में जाना ही है? नहीं, राजनीति में जाना कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो केवल एक व्यापारी मतलब व्यवसाय करना ही एक मूल उद्देश्य था, और उसी को लेकर चूंकि परिवार का बैकग्राउंड व्यापारी था, तो अपने व्यापार में, अपने मूल व्यवसाय में लगे हुए भी थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां और विचारों का साथ में जो कनेक्टिविटी थी, तो उस कारण से वैचारिक आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय हम लोग छात्र राजनीति में एक्टिव थे। तो धीरे धीरे उनसे प्रभावित होते हुए और फिर राजनीति में सक्रियता बढ़ती गई, और 2009 में पहली बार आकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी की स्ट्रेटजी और अन्य पार्टियों की रणनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? देखो, बात अगर भाजपा और अन्य दलों की करने जाए, स्ट्रेटजी और रणनीति का कोई विषय नहीं, सबसे बड़ी बात है विचारधारा की। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने जिसका कोई एक आधार है और उसका वैचारिक आधार है। तो क्या किसी का कोई वैचारिक आधार ही नहीं है? सब परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। कांग्रेस दिल्ली के गांधी परिवार की पार्टी, समाजवादी उत्तर प्रदेश के सैफई के यादव परिवार की पार्टी, बिहार में राजद लालू प्रसाद यादव परिवार की पार्टी। तो इस प्रकार के राजनीतिक दल केवल परिवारवादी संपत्तियां हैं, ये परिवारवादी गिरोह हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भाजपा एक वैचारिक आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। लेकिन सर यही आरोप जो आप बता रहे हैं, यही आरोप ठीक विपक्ष भी लगाता है कि बीजेपी में परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। देखो, परिवारवाद का अर्थ ये होता है कि बाप के बाद बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, और जब तक बाप जीवित है, सक्रिय है, तब तक बेटा भी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है नहीं। आज अगर आप बात करोगे कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, आदमी तपाक से जवाब देगा कि अखिलेश का बेटा ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई बता सकता है नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा? तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति आधारित पार्टियां, परिवार आधारित पार्टियां, और भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो भाजपा एक लोकतांत्रिक आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है, जहाँ के ऊपर एक चाय बेचने वाला पिछड़े का बेटा, और जो कि बेहद गरीब बैकग्राउंड से आया है, वो भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हो जाता है। सपा चीफ अखिलेश यादव जी इस समय पीडीए की बात कर रहे हैं, आप उनकी इस रणनीति को कैसे देखते हैं? अब उनका पीडीए तो आज तो सीधे सीधे, अगर आपने योगी जी को अगर इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, परिवार दंगा एसोसिएशन। तो ये कुल मिलाकर ये जो पीडीए का इनका जवान पर, तो ये पीडीए के नाम पर कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी पिछड़ा दलित गड़ा बोलते हैं, लेकिन इनके जेहन में इसका अर्थ सिर्फ ये परिवार डिफेंस अलायंस, मैंने परिवार बचाओ गठबंधन। अब जब परिवारवादी बैकग्राउंड के राजनीतिक दलों की जब जमीन खसक चुकी है और देश इनको नकारने के पूरी तरीके से मूड में आ गया है, एक तरीके से अगर कहो तो एक हवा परिवारवाद के विरोध में चल रही है, तो मोदी जी को हटाने के लिए परिवारवादी ही एकजुट हुए हैं भाई। और ये परिवारवादी जो मैंने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जो कि मुलायम सिंह का परिवार की पार्टी है, दिल्ली की गांधी परिवार की पार्टी कांग्रेस, इसी प्रकार से लालू परिवार की पार्टी,
राजद, इसी प्रकार से करुणानिधि स्टालिन के परिवार की पार्टी, और इसी प्रकार से आप देखो कि वहाँ पर बाप बेटे की पार्टी महाराष्ट्र में, माँ बेटी की पार्टी महाराष्ट्र में। तो बस यही सब परिवार की पार्टियां ही तो हैं। ये सब परिवारवादी लोग आज केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सर, इस समय चुनाव का वक्त है और आप जनता के बीच जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए और ज़्यादा अहम हो जाता है कि पिछले 5 साल से कन्नौज लोकसभा सीट से आप ही सांसद हैं। देखो, मुद्दा सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। कुल मिलाकर जब ये मुद्दा हमारा हल हो जाता है तो इसके सामने फिर सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो ही जाती हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में काम किया है, इस 10 वर्ष के वो तमाम सारे मुद्दे जो लोग सोचते ही नहीं थे, कल्पना भी जिनको नहीं करते थे। हमने लोगों ने कभी अपने जीवन में सोचा था क्या कि राम मंदिर बन जाएगा? कोई सोच सकता था कि 370 की धारा कभी कश्मीर से हटेगी? किसी ने सोचा था कि मुस्लिम बहनों को भी आज इस देश में न्याय मिलेगा और 3 तलाक समाप्त होगा? कन्नौज लोकसभा सीट से अभी तक सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया सर। अगर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव आपके लिए कितना टफ होगा? नहीं, हम तो मान के ही चल रहे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, और बाकी वो उन्होंने नहीं घोषित किया है तो इसके पीछे वो जाने क्या कारण है। तो उनकी पार्टी, उनके पिताजी की पार्टी है, तो उसको अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता है, कहाँ से लड़ना है, किसको लड़ना है, उनको तय करना है। लेकिन हमारी पार्टी ने तो हमको तय कर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमने बोला कौन लड़ने आता है, हमें इससे लेना देना नहीं। हम लोग तो लगातार अखिलेश से ही लड़ रहे। 2009 का चुनाव अखिलेश से लड़े, 2014 का चुनाव अखिलेश जब मुख्यमंत्री हो गए तो उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव से, मैंने अखिलेश डिम्पल दोनों से लड़े। उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव जब अखिलेश का और मायावती का गठबंधन था और चुनाव डिम्पल यादव से हो रहा था, तो स्वाभाविक है डिम्पल, अखिलेश, मायावती तीनों से लड़े। तो हम लोग तो कौन सामने लड़ने आता है इससे क्या फर्क पड़ता है, अखिलेश से तो लड़ते ही हम लोग, मान के चल रहे अखिलेश से लड़ेंगे। इसमें सर इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाता है। महंगाई पूरी तरीके से काबू है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने लंबे समय तक यदि महंगाई को कंट्रोल कर सकता है तो ये क्षमता नरेंद्र मोदी जी के ही भीतर है। सर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि बीजेपी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? तो कांग्रेस इसके मतलब ये सब करती रही है, तो ये तो कांग्रेस को मालूम है कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को कैसे मालूम कि एजेंसियां गलत इस्तेमाल होती हैं? देखो, कांग्रेस का चरित्र ही रहा है, इन्होंने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, सभी लोग देखे, सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ईडी सीबीआई के ऊपर नहीं डाला, और उसी का कारण है, देखो कहीं कहीं के ऊपर ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के विरोधियों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, बहुत जगह तो भाजपा के जो साथ में लोग उनके ऊपर भी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये ईडी सीबीआई जो भी है, अब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, जिनके खिलाफ, जिनके पास सबूत हैं, तो वो तो कार्रवाई होगी। अच्छा आप बताओ, यदि बेईमानी नहीं की तो समाजवादी पार्टी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, अखिलेश जी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? भाई मुलायम सिंह जी तो बहुत साधारण शिक्षक ही तो थे। तो कुल मिलाकर सरकार आई, सरकार के बाद संपत्ति आई, नहीं तो सरकार से पहले कितनी संपत्ति थी? आज पार्टी फंड या आदि की भी बात करते हैं तो बताओ भाई सरकार आने से पहले कितनी थी? तो कुल मिलाकर ये सब लोग वो हैं जिन्होंने सरकार में रहते तंत्र को ठेंगा दिखाते हुए, कानूनों का दुरुपयोग करते हुए और कुछ संपदा हासिल की है। अखिलेश यादव के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी के बारे में तो अखिलेश जी तो खुद, जब जिस प्रकार से अभी केजरीवाल के जेल जाने के बाद में अखिलेश जी ने जिस प्रकार से विधवा विलाप किया है, तो उससे तो स्पष्ट है कि अखिलेश जी को भी कहीं ना कहीं अपनी रातें केजरीवाल जी के साथ दिखाई पड़ रही। आप आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव राम विरोधी हैं। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई? हम थोड़े ना आरोप लगाते, वो खुद ही बताते हैं। उनका एक वीडियो में देख रहा था कि ना मैं पूजा करता हूँ ना मेरी पत्नी पूजा करती है, तो ये क्या है? ये कुल मिलाकर जब हमें वोट चाहिए तो वोट दिखता है कि संप्रदाय विशेष का है तो हम पूजा नहीं करते हैं, हम टोपी लगा लेते हैं, जालीदार टोपी पहन लेते हैं, मुख्यमंत्री रहते रोजा अवतार भी करा देते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, हम मजार पर जाकर चद्दर भी चढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर, लेकिन जब हमको अब वोट उनसे बड़ा कोई दूसरा हो जाता है तो टोपी भी, क्या नाम, टोपी उतार देते हैं, तिलक लगा लेते हैं, और उसके बाद में टोपी वाला कोई बगल में भी खड़ा हो जाए तो उसको खड़ा नहीं हो सकता, उसको हटा देते हैं। तो ये इस तरीके की सोच रखने वाले, सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं और जनता इनको पहचान चुकी है। 2004 में सर नीरज मिश्रा की हत्या कर दी गई थी आपके बूथ
अध्यक्ष थे वो वहाँ पे, ये पूरा प्रकरण क्या था और ये जांच अभी तक कहाँ पहुंची, इसमें किस किस को सजा मिल चुकी है और ये हत्या किसके इशारे पे हुई थी? 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सकरावा क्षेत्र में नीरज मिश्रा वहां के ऊपर बूथ एजेंट थे। लोगों के बताने के अनुसार, उनके परिवारीजनों के अनुसार, उस समय पर नीरज मिश्रा ने बूथ लूटने से अखिलेश यादव स्वयं, जो कि बूथ लूट रहे थे, बूथ बूथ जाकर, और जब इसको बूथ लूटने को जब मना किया तो कमरे में जाने को लेकर, बूथ के कमरे में जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में फिर अखिलेश जी ने, बताते हैं वहां के ऊपर, कहा कि मुझे इसका सर चाहिए 24 घंटे में। फिर रात को गुंडे उसको उठा ले गए घर से। उसके बाद उसकी 2-3 दिन बाद सर, पैर और हाथ कटी हुई एक डेड बॉडी उसकी जो है मिली, और सर आज तक उसका नहीं मिला है। कहा जाता है कि वो सर जो है बक्से में रखकर लखनऊ गया था। तो कुल मिलाकर मैं तो इसीलिए चाहता भी हूँ कि अखिलेश जी अगर आए कन्नौज, तो कम से कम हम लोग उनसे उस नीरज का सर तो मांग सकें। नीरज का सर कहाँ है? क्योंकि हमारी तो रीति नीति में कहा जाता है कि जब तक सर की कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर आत्मा की शांति नीरज को तभी मिलेगी जब उसका सर का कपाल क्रिया होगी। और अखिलेश जी अगर आएंगे यहाँ तो भले ही सर ना मिले, लेकिन अखिलेश जी को जवाब तो देना ही है। लेकिन सर ये जांच कहाँ तक पहुंची इस मामले में? इस मामले में जांच में जो तमाम, चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस कारण से बहुत कुछ उन्होंने बचाव में अखिलेश जी के बहुत कुछ कानून का दुरुपयोग किया। लेकिन उसके अतिरिक्त जो तमाम सारे जो लोग, जो कि उनके स्वजाति ही लोग भी थे, उन लोगों को सजा भी पड़ी और आजीवन कारावास की सजा भी पड़ी। पीएम मोदी ने नारा दिया है एनडीए 400 पार, ये कहाँ तक साकार होता दिख रहा है आपको? देखो, जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। और आज देश में हर बच्चा, आज बहस ये हो सकती है 400 आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सभी लोग इतना तो मानते ही हैं कि भाजपा ही आएगी या आ रही है भाजपा। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि जो वातावरण है, अगर उसमें 400 पार हम हो जाएंगे तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात होगी। अच्छा सर, एक जनता से जुड़ा और सवाल है कि फर्रुखाबाद और कन्नौज की जनता ये चाहती है कि कालिंदी एक्सप्रेस की तरह एक अन्य गाड़ी भी प्रतिदिन के हिसाब से कानपुर से दिल्ली के लिए चलाई जाए। इसको लेकर क्या आप रेल मिनिस्टर से बात करेंगे? इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया है। हमने और हमारे फर्रुखाबाद के सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी, हम लोग सब लोग सामूहिक रूप से मिलने गए थे। लेकिन उसमें कुछ एक प्रॉब्लम है कि शायद अलीगढ़ के पास या कुछ ऐसे कुछ बता रहे थे, वहाँ से लाइन कटती है, वो लाइन थोड़ा सीधा नहीं है, तो उस पर ऊपर कुछ काम होना है। तो वहाँ से लाइन सीधी होगी तो ही दिल्ली जाने की हम लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए शायद उस पर काम के लिए हम लोगों ने लिखा, तो उन्होंने काम चल रहा है, तो शीघ्र ही हमारी ये समस्या भी समाधान तो होगी। सर कब तक माना जाए, ये कब तक काम पूरा हो जाए? अब मान लो हमारे अगले कार्यकाल में ये काम हो जाएगा। सर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां आप जनसभा के बीच में हैं, मतलब लोगों के बीच में हैं। वहां पर आपको कहते हुए सुना जा रहा है कि मैंने वोट आपने दिया नहीं है, मैंने वोट खरीदा है पैसे से। मैंने, इस पे आपका क्या कहना है? आपने उस वीडियो को पूरा सुना नहीं है। उस वीडियो में ये श्रीमान जी वोट खरीदे हैं, श्रीमान जी वोट खरीदे हैं। किसने खरीदे, किसके खरीदे, इसका कोई उल्लेख वहाँ के ऊपर नहीं है। उन्होंने किसने खरीदे और किसके वोट खरीदे, ये कोई उल्लेख वहाँ के ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ के ऊपर कोई जिला पंचायत को लेकर बात हो रही थी कि जिला पंचायत के वोट प्रशासन ने डलवा दिए थे, वोट 6 थे और वोट 16 कैसे निकले, इसको लेकर कुछ चर्चा हो रही थी। तो वही उसको लेकर समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कहा गया था कि श्रीमान जी वोट खरीदे थे, प्रशासन ने नहीं डलाए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी सब करती रही है, सभी लोग जानते हैं। और बिकता कौन सा वोट है भाई? जिला पंचायत और वीडीसी का ही वोट तो बिकता है, बाकी तो कोई वोट बिकता नहीं है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि विपक्ष ने इसको गलत तरीके से पेश किया? जब विपक्ष कमजोर हो जाता है और लड़ाई का उनके अंदर मादा नहीं रहता और सीधे आकर युद्ध मैदान में लड़ना ही नहीं चाहते, तब जब लोग कमजोरी महसूस करते हैं तो फिर उनके पास षड्यंत्र के सिवाय युद्ध जीतने का कोई भी रास्ता रह नहीं जाता। तो फिर युद्ध में षड्यंत्रों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन षड्यंत्र भी कभी सफल नहीं होते। सर राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को एक इवेंट बना दिया। तो क्या गलत किया? कोई गलत किया? हमारे राम आएंगे तो क्या हम चुपचाप लाएंगे? क्या मैंने हम शांत बैठे रहेंगे? कुल मिलाकर आपने देखो कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है तो लाउड स्पीकर से मुल्ला चिल्लाता है, तो कभी कोई बोलता है कि किसको का इवेंट क्यों बना रहे हो? कभी नहीं बोलता।
लेकिन हमारे धर्म पर हम इवेंट बना रहे हैं। तो मैंने कुल मिलाकर ये गंदी सोच रखने वाले लोग हैं और ये हमारी पद्धति है, हम चिल्लाएं गाएं अपनी खुशी का इजहार कैसे भी करें, इससे तुमको क्यों जलन होती है? ये एक सब बात और है, आपके जो स्पीच होते हैं, जो भाषण होते हैं, बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। ऐसा क्या रहता है? बताते हैं कि आप बड़ा आवेश में या गुस्से में जो स्पीच या भाषण होता है, देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई गुस्सा कोई वो नहीं, कोई विषय के ऊपर है। मैंने जहाँ कोई आक्रोश वाला विषय है तो स्वाभाविक है, आक्रोश होता ही है। और फिर जहाँ के ऊपर कहीं मजाक का विषय है तो वहाँ पर हम भी हंसते हैं और सुनने वाले भी हंसते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो सब्जेक्ट के ऊपर है जिस पर हम बोल रहे हैं। अगर आक्रोशित करने वाला है तो स्वाभाविक है, आक्रोश होता ही है। सुब्रत पाठक जी, जनता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।